हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलर विद रणधीर। आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 5 ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड 12। इस लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, वो है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं हम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके लिए हम डेराइव करेंगे एक एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंटम के लिए, और वो जो एक्सप्रेशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा एक बार डेराइव कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि उसके एक्सप्रेशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिखाई देने वाला है। तो चलो देखते हैं ये कैसे हमें करना है। So consider a rigid object rotating with a constant angular speed omega। मान लो अपना ये जो रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, फिक्स एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ये अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये आपका एक्सिस दिखाई दे रहा है, इसके अबाउट ये घूम रहा है। लेट अस कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मान लेते हैं कि अपनी रिजिड बॉडी में इसके ऊपर लगभग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, हजार, लाख, करोड़। ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और हर एक का जो मास है वो यहाँ पे दिया है। जैसे कि पहले वाले का मास होगा m1, दूसरे वाले का मास होगा m2, ऐसे लास्ट वाले का मास होगा mn। तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है m1, m2, mn। और उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो आपको गिवन है। जैसे कि m1 r1 डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस एक्सिस, m2 r2 डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस एक्सिस, और mn rn डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस एक्सिस। इसके बाद these particles perform UCM with same angular speed ओमेगा। तो जैसे आपको ये बताया है कि जो रिजिड बॉडी है, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या हो रही है, घूम रही है। तो यहाँ पे हर एक जो पार्टिकल होगा, m1 मास वाला, m2 मास वाला, या लास्ट जो है आपका mn मास वाला, ये सब भी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमेंगे, और ये यूसीएम कर रहे होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है कि जब ये पूरा रिजिड बॉडी घूमेगा, तो हर एक पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन सर्कुलर मोशन करके दिखाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये वाला पार्टिकल। ठीक है, ऐसा कुछ। सो वही यहाँ पे बोला है कि हर एक पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करेगा विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा, मतलब हर एक के लिए जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। ठीक है, ये भी हमने बात की थी पहले भी कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम। तो अगर मैं ये वाले पार्टिकल जो कि पास में है उसके लिए बात करूं, तो जो टोटल, अगर एक रिवॉल्यूशन में कितना हुआ एंगल सबटेंड करेगा, 2 पाई, और एक टोटल रिवॉल्यूशन में जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो फिर आप देखोगे कि हर एक के लिए जो पार्टिकल थोड़ा दूर है, या जो पार्टिकल सबसे दूर है, हर एक के लिए पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम क्या लगेगा, सेम में लगेगा। मतलब ये आपका जो एलएचएस है ये सेम मिलेगा। उससे आप बोल सकते हो कि हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, सेम रहेगी। बट इनकी डिफरेंट क्या रहने वाली, लीनियर स्पीड। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो पार्टिकल पास में है इस एक्सिस के, वो धीरे धीरे घूमेगा, ऐसा आपको दिखेगा, और जो पार्टिकल दूर है वो थोड़ा फास्ट घूमेगा। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक फैन का, कि फैन में आप क्या कर लो, फैन में आप जैसे यहाँ पे जो रोटेटिंग बॉडी होती है, जहां पे मोटर होता है, यहाँ पे कहीं टेप लगा दो ऐसे, तो ये आपका एक्सेस होगा, और ये टेप इसके आजू बाजू क्या होगा, घूमेगा। तो आपने लेट से फैन ऑन किया तो आपको ये गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा। और मान लो इसके जस्ट बाहर की ओर ही सेम एंगल पे एक दूसरा, यहाँ पे एक टेपिंग कर दो, तो आप क्या देखोगे कि जब ये घूम के पूरा वापस से अपनी जगह पे आएगा, ये वाला टेप भी ब्लेड के साथ घूम के वापस से ये वाली जगह पे आ जाए, जिससे हम बोल रहे हैं कि आपका जो एंगुलर स्पीड है उसे। बट आप अगर देखोगे दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा दिखाई देगी आपको, इसकी दिखाई देगी। हो सकता है कि आपको ये दिखाई भी ना दे, आपको इसका एक बैंड दिखाई दे।
कि पूरे ब्लेड वाले बैंड में एक टेप का बैंड आपको दिखाई देगा, बिकॉज वो परसिस्टेंस ऑफ विजन वाला जो कंसेप्ट है वो आ जाएगा। बट आपको एकदम डिस्टिंक्टली दिखाई देगा, ये आराम से यहाँ आ रहा है, यहाँ से वापस से आ रहा है, आपको एकदम प्रॉपरली हर एक फ्रेम आपको दिखाई देगा। बट इसका आपको हर एक फ्रेम दिखाई नहीं देगा, ये बहुत फटाफट से आ जाएगा, फटाफट से आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका जो स्पीड है वो ज्यादा है। कौन सा स्पीड ज्यादा है, लीनियर स्पीड ज्यादा, क्योंकि एंगुलर में दोनों के लिए क्या है, सेम। तो अगर कोई चीज फटाफट घूमते हुए दिख रही है और कोई चीज काफी स्लो घूमते हुए दिख रही है, इसका मतलब है कि उनका लीनियर स्पीड अलग अलग। एंगुलर स्पीड हो सकता है सेम रहेगा, जैसे इस केस में सेम। तो अगर ऐसा है कि लीनियर स्पीड यानी कि v या वेलोसिटी ये अगर अलग है, सो हर एक पार्टिकल का अलग होगा। जैसे कि ये m1 मास वाले का जो वेलोसिटी उसका v1 बोल लो, m2 वाले मास का जो वेलोसिटी उसका v2 बोल सकते हो, mn वाले मास वाले पार्टिकल का वेलोसिटी आप vn बोल लो। और हमें पता है कि v का फॉर्मूला क्या होता है, r ओमेगा। सो अगर यहाँ पे v1 है, तो v1 के लिए ये डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द एक्सिस, r1 है। और ओमेगा तो हमने बात की है हर एक पार्टिकल के लिए क्या होगा, सेम होगा, सो ओमेगा इज इट। वैसे v2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, r2 ओमेगा। vn के लिए क्या लिख सकते हो, rn ओमेगा। तो वही सब हमने यहाँ पे लिखा है, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, vn की वैल्यू। अब हम क्या बोलेंगे, हम निकालेंगे पहले लीनियर मोमेंटम। बात तो करनी वैसे तो हमें एंगुलर मोमेंटम की, बट हम पहले निकालेंगे लीनियर मोमेंटम, बिकॉज इसकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। सो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। याद है सबको, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम, जो आप अभी तक पढ़ते भी आ रहे थे 10 तक। ठीक है, बाकी 11 में भी थोड़ा सा आपको एंगुलर मोमेंटम मिला था। ठीक है, खासकर वो यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में डायमेंशंस निकालने के लिए। सो लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है लीनियर वाली। सो अगर मेरा, अगर मास पहला वाला है, m1 मास है, तो यहाँ पे मैं m1 पुट करूंगा। उसके लिए वेलोसिटी हमने क्या बोली हुई है, v1। और पहले वाला मास, पहले वाले वेलोसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका खुद का मोमेंटम बनेगा, उसको आप क्या बोल सकते हो, p1 बोल सकते हो। सो ये p1 m1 v1 हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। अब क्या कर सकते हैं, मुझे पता है v1 की वैल्यू क्या है, r1 ओमेगा। तो जहां v1 है वहां पे क्या पुट कर सकते हो, r1 ओमेगा। सो देखो पुट कर दिया r1 ओमेगा इन प्लेस ऑफ v1। तो बन गया m1 r1 ओमेगा। ये भी एक और एक्सप्रेशन बन गया आपका लीनियर मोमेंटम। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की बारी। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, कि आपको लीनियर मोमेंटम में ही जिस पार्टिकल का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जैसे कि मानो आपको ये m1 वाले पार्टिकल का निकालना है एंगुलर मोमेंटम L1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है, यानी कि क्या था वो P1, उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r1। ये है फॉर्मूला लीनियर एंगुलर मोमेंटम का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो P1 की वैल्यू है वो क्या है, P1 की वैल्यू ये है m1 r1 ओमेगा। और ये P1 की वैल्यू में हमें अगर r1 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, r1 दो बार मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर। सो r1 का स्क्वायर, साथ में m1 और साथ में है ओमेगा। तो ये बन रहा है आपका एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का। लीनियर मोमेंटम निकाला हमने पहले, फिर उसके हेल्प से हमने क्या निकाला, एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम किसका है, ये m1 वाले मास वाले पार्टिकल का है। ऐसे आप m2 का भी निकालो, mn का भी निकालो। और जब बात करेंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी का कितना है, तो क्या करोगे, आप सब ऐड कर लोगे, हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसे आप ऐड कर लोगे। सो वही रास्ते हम चलेंगे, जैसे आपने यहाँ पे L1 लिखा, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे L2 लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। वो क्या आ जाएगा, कंपैरिजन से आप लिख सकते हो, देखो L1 के लिए m1 r1 स्क्वायर ओमेगा है, सो L2 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा,
m2r2 स्क्वायर ओमेगा। L3 के लिए क्या रहेगा, m3r3 स्क्वायर ओमेगा। वैसे nth पार्टिकल के लिए क्या होगा, mn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, वैसे हमने कंपैरेटिवली चेंज किया चीजों को। इसके बाद, एज ऑल द पार्टिकल्स हैव द सेम डायरेक्शन, देयर मैग्नीट्यूड्स कैन बी अलजेब्राइकली एडेड। क्योंकि जब ये घूमेगा तो ऐसा थोड़ी है कि कोई यहां घूम रहा है तो कोई पीछे की ओर घूम रहा है। नहीं, जब ये इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट घूमेगा तो सारे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो डायरेक्शन सबकी सेम होगी। मोमेंटम सबका, जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम एंगुलर मोमेंटम को अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे आप अलजेब्रा में 2+3+6 कर सकते हो, वैसे आप यहाँ पे हर एक एंगुलर मोमेंटम को भी ऐड कर सकते हो। बस बोलने का तरीका है। सो हमने फर्स्ट वाला एंगुलर मोमेंटम लिखा यहाँ पे, सेकंड वाले का यहाँ पे लिखा, और लास्ट nth वाले का यहाँ पे लिखा। सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल एल, इसको हम बोल लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऐड किया। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, हमें दिख रहा है ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा हर एक में सेम है, सो हमने कॉमन निकाल लिया ओमेगा। अंदर क्या क्या बचेगा, m1r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा हटा तो m2r2 स्क्वायर, टिल लास्ट टर्म क्या रहेगा आपका, mn का स्क्वायर बार ओमेगा। अभी आप ध्यान से देखो, सो mr स्क्वायर का हिसाब यहाँ पे बैठ रहा है कि अच्छा mr स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1r1 स्क्वायर है, सेकंड के लिए कुछ ऐसा, थर्ड लास्ट के लिए कुछ ऐसा। mr स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर m1r1 स्क्वायर है तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, m2r2 स्क्वायर है तो सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वैसे ये लास्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और अगर हर एक पार्टिकल का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया तो क्या मिलेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो हम इतने पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल आई से, जो कि होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और साथ में बाहर क्या था, ओमेगा। और ये किसकी बराबर आ रही है वैल्यू, एल के बराबर आ रहा है, एल की वैल्यू आ रही है आई ओमेगा के बराबर। और हमने बोला भी था कि हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में निकालने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये अपने को फॉर्मूला एक मिल रहा है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जिसको आप याद रखोगे। ठीक है, एल इक्वल टू आई ओमेगा। और इसकी हमने बात की थी यहाँ पे, क्या बात की थी, एंगुलर मोमेंटम निकाला था हमने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एल के एक्सप्रेशन में आपको क्या दिख रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिख रहा है, तो यही काम करना था। एंगुलर मोमेंटम ने निकाला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ध्यान से रखो याद, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ लॉजिक वैसे ही जैसे हमने पहले भी यूज किया था ऐसा, ये ब्रैकेट को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर बोला और फिर डेरिवेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम निकालेंगे टॉर्क। याद है टॉर्क, ऐसा कुछ सिंबल होता था, या ऐसा फोर्स जो कि रोटेटिंग नेचर का हो, है ना। सीधा सीधा फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स है वो। अगर मैं फोर्स के हेल्प से किसी चीज को घुमा दे रहा हूं तो उस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, टॉर्क। ठीक है, और इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे। So, consider a rigid object rotating with a constant angular acceleration। तो मान लो अभी अपना जो ऑब्जेक्ट है इसका जो रोटेशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है। जैसे इसके पहले हमने बात किया था कि कांस्टेंट स्पीड से वो घूम रहा है, अब हम बोल रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से वो घूम रहा है, और हमने इसको अल्फा बोला। ठीक है, अल्फा ही होता है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, वो है। तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से ये घूम रहा है। इसके बाद अल्फा अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, सो लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ, भाई सब चीजें मान लो कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पे। सो फर्स्ट का मास ये है, सेकंड का मास है, nth का मास ये है, और इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा r1 r2 और rn। ठीक है, उसके बाद as the object rotates all these particles perform circular motion with the same angular acceleration। ये भी सेम पहले जैसा ही एनालॉगस ही है कि पहले हमने क्या बोला था कि अगर मेरा पूरा बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी
के साथ पूरा अगर मेरा बॉडी घूम रहा है, सो हर एक पार्टिकल भी सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या होगा, घूमेगा। वैसे यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मेरा पूरा बॉडी घूम रहा है, तो हर एक पार्टिकल भी सेम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, घूमेगा। ठीक है। और ये भी एकदम सेम है कि एंगुलर एक्सेलरेशन तो यहाँ पे सेम है, बट लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट। वहां पे हमने क्या बोला था कि एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, बट जो लीनियर वेलोसिटी वो क्या है, डिफरेंट। तो सेम सेम ही चीजें चल रही हैं। ठीक है। सो डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन है। अब ये कैसा होता है देखो, जैसे कि अगर एक पार्टिकल गोल घूम रहा है, सो जैसे कि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है लीनियर वाली, सेम डायरेक्शन में ही आपको एक्सेलरेशन भी मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। सो उसकी बात कर रहे हैं। और ये भी जैसे आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट रहता है हर एक पार्टिकल के लिए, वैसे ये भी हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग आपको मिलेगा। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 11th में कि A इज इक्वल टू आर अल्फा। ये रिलेशन है बिटवीन ए एंड अल्फा, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच। हमने ये तो पढ़ा है ना कि जो आपका v होता है, v क्या होता है, आर ओमेगा। वही हिसाब से हमने ये लिखा है। v क्या था, टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी, वैसे यहां पे a है टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन, r एज इट इज। ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आपको ये भी याद है, उसके हिसाब से आप ये लिखिए, ये रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटीज अलग अलग बिरादरी के, वैसे ये एक्सेलरेशन बीच में रिलेशन है अलग अलग दुनिया का, है ना। एक है लीनियर वाले दुनिया का, एक है एंगुलर या रोटेशन वाले दुनिया का। ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अगर फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1 है, उसके लिए रेडियस क्या रहेगा या डिस्टेंस क्या रहेगा, r1। ठीक है। अल्फा तो हमने क्या बोला, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल का एक्सप्रेशन बना। सेकंड के लिए बनेगा a2 इक्वल टू r2 अल्फा। वैसे लास्ट पार्टिकल के लिए an इक्वल टू rn अल्फा। हम अब बात करेंगे फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा पार्टिकल। लेट्स से फर्स्ट पार्टिकल की बात करें, सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल का मास कितना दिख रहा है आपको, m1, तो m1 लिखोगे। और उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसका आप क्या बोलोगे, a1, बिकॉज वो टेंजेंशियल है, वो अलग होगा। सो m1 इंटू a1, ये बनेगा फोर्स F1 जो कि रहेगा फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है जो। इसमें क्या मैनिपुलेट कर सकते हो आप, आपको पता है A1 की वैल्यू यहां पे दे। A1 क्या पता है आपको, R1 अल्फा, पुट कर दिया A1 की जगह पे R1 अल्फा। ये आ गया एक्सप्रेशन फोर्स का जो फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है। और ये सारे फोर्स क्या है, टेंजेंशियल है। द इररिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस आर। अब हर एक डिस्टेंस अलग अलग है, ऐसा नहीं है, सेम है। हर एक पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क फर्स्ट वाले पार्टिकल पे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे कुछ था। सो वैसे अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर का टॉर्क निकाल रहा हूं, सो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल, उसको F1 बोलेंगे, और जो डिस्टेंस है वो R1 बोलेंगे। सो टाउ1 इज इक्वल टू F1 R1 बोल दिया हमने। और हमने यहाँ पे F1 निकाला हुआ है M1 R1 अल्फा। अगर मैं इस वाले चीज में R1 मल्टीप्लाई करूंगा तो R1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, साथ में M1 एज इट इज। तो ये आपका टॉर्क निकला फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल निकला, सेकंड का भी निकाल सकते हो कंपैरिजन से। सेकंड वाले पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे M2 R2 हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए M3 R3 हो जाएगा, अल्फा हर एक के लिए से, nth के लिए Mn Rn हो जाएगा। तो हमने लिख दिया सेकंड वाले पार्टिकल के लिए, थर्ड वाले पार्टिकल के लिए और वाले पार्टिकल के लिए। अब हम क्या बोलेंगे कि रिजल्टेंट टॉर्क की बात करें तो सबको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले आपने मोमेंटम ऐड किया, वैसे यहाँ पे हम हर एक पार्टिकल का हमने टॉर्क निकाला, उसको भी हम ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट टॉर्क। सो टाउ1 टाउ2 और ऐसे लास्ट टाउ n वैल्यूज पुट करेंगे। सो हर एक जो वैल्यूज है ना, ये टाउ1 की वैल्यू है,
कि टाउ टू की, टाउ थ्री की, टाउ एन की वैल्यू पुट करो, आप देखोगे हर एक टर्म में क्या कॉमन आएगा, अल्फा कॉमन आएगा, बिकॉज वो कांस्टेंट था। तो अल्फा हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, जैसे कि फर्स्ट वाले के लिए अल्फा अगर निकालूंगा बाहर तो क्या बचेगा, m1r1 स्क्वायर, सेकंड के लिए m2r2 स्क्वायर, और लास्ट के लिए mn r1 स्क्वायर। अब वापस से आपको दिख रहा है अंदर ब्रैकेट क्या है, ये बता रहा है आपको टोटल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इतने को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, आई से रिप्लेस कर सकता हूं, और अल्फा है बाहर। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है टोटल टॉर्क का, टॉर्क ऑफ द बॉडी का। टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने यही तो निकाला, यही तो बात भी की थी कि आपका जो टॉर्क है वो हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने अभी डेराइव किया, फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन तो एकदम आसान, ठीक है। तो चीजें याद होनी चाहिए दिमाग में हमेशा, जब आ जाए डेराइव करने को करना आना चाहिए, फॉर्मूला भी याद रखो। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे इसकी, क्योंकि आपने जब लीनियर मोमेंटम बढ़ा था तो वहां पे भी आपने देखा था कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, कि टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम हमेशा इक्वल मिलेगा, है ना। हमने वो 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि जो कोलिजन ऑफ द बॉडी की बात की थी, कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो निकाला गया टोटल मोमेंटम वो क्या आया था, इक्वल आया था, मतलब क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट। तो वैसे ही क्या एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है क्या, वो आप यहां पे देखोगे। एक चीज है यहां पे कि ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट आगे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, बट बाहर से कोई टॉर्क ना लगे, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क अगर लग जाएगा तो पूरा जो जो भी इक्वेशन बन रही थी वो सब खराब हो जाएगी, कंजर्वेशन फिर हम नहीं बोल पाएंगे। तो ये चीज याद रखना, ये कंडीशन हम भी हम प्रूव करेंगे यार, ये कंडीशन को भी लेके चलेंगे कि अच्छा टॉर्क नहीं रहेगा तभी क्या कंजर्वेशन होगा, क्या तभी क्या मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये भी हम प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट पूरा याद रखना है, आधा अधूरा नहीं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, नहीं, इनफ नहीं है, आगे का भी ऐड करो, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। मैं प्रूव भी करूंगा ये कि क्यों बोल रहे हैं ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ, कैसे कंजर्वेशन की बात हो रही है। सो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम, या इसको हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का मूवमेंट, ठीक है। जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम टॉर्क बोलते थे, क्या करते थे, फोर्स में ही हम आर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, टॉर्क आता है। वैसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, अगर मैं लीनियर मोमेंटम में आर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मूवमेंट मूवमेंट कहीं अगर लगा रहे मतलब आर मल्टीप्लाई कर दो आप इस चीज को, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न के साथ आप याद कर सकते हो। तो अपना ये फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी याद रखना है कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, मोमेंटम का वेक्टर दोनों का क्रॉस है, इसको उल्टा नहीं कर सकते। आर क्रॉस पी है तो हम इसे पी क्रॉस आर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हमने ये बात की है पहले भी कि अगर आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी अगर ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो अगर आर क्रॉस पी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है तो पी क्रॉस आर का कहां जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं दे आर नॉट इक्वल। हम डॉट प्रोडक्ट को इक्वल बोल सकते हैं, ए डॉट बी और बी डॉट ए ये बराबर हो, कोई इशू, बट ये बराबर नहीं होते, ये कम्यूटेटिव नेचर के नहीं है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड इसका निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, आर पी साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल आ जाता,
और ये एंगल क्या क्या रहेगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आर और पी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा साइन के साथ। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। सो हर जगह मतलब आप ये पूरे इक्वेशन में देखोगे कि डी बाई डी टी हम लेफ्ट साइड में भी लगा लेंगे और डी बाई डी टी हम राइट साइड में भी लगा लेंगे, ठीक है। सो देखो लेफ्ट साइड में एल के साथ आप देखोगे तो डी बाई डी टी यहां पे लग चुका है, ठीक है। और राइट साइड में भी आर क्रॉस पी के बाहर भी आप देखोगे तो डी बाई डी टी, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो बोथ साइड्स दोनों साइड में होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो समझ ही आ रहा है, कम से कम मल्टीप्लाई तो हो ही रही है। तो यहाँ पे अगर डी बाई डी टी लग रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, यू वी रूल, याद है आपको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस क्या होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, पहले मैं u को छोड़ दूं, v का डिफ्रेंसिएशन कर दूं, प्लस फिर इसका उल्टा कर लूंगा, v को नहीं करूंगा डिफ्रेंशिएट, u को कर दूंगा, ये इसका आंसर है। वैसे ही यहां पे क्रॉस हो रहा है r क्रॉस p, इनका डिफ्रेंसिएशन क्या हो सकता है, पहले r को कुछ नहीं किया मैंने, p का कर दिया डिफ्रेंसिएशन, प्लस उसके बाद क्या किया, r का डिफ्रेंसिएशन नहीं किया था ना, अब कर दिया और p को छोड़ दिया, बस मल्टीप्लाई में करके लिख दिया। आगे ये अपना यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया। उसके बाद आगे देखो, सो आगे फिर क्या है, हमें पता है डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। आर मतलब एक ऐसा भी डिस्प्लेसमेंट है, आर वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा जो मुझे पोजीशन बता रहा होगा उस पर्टिकुलर पार्टिकल की। समझ में आ रहा आपको, ये बॉडी में जब ये एक्सिस की हमने बात की थी, ठीक है, तो ये एक्सिस से R1 दूरी पे कोई पार्टिकल था M1, तो R1 पे अगर मैं बस वेक्टर लगा दूं तो बस एक डायरेक्शन बताएगा फ्रॉम द एक्सिस, तो एक वेक्टर है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही या एक पोजीशन वेक्टर बोल लो, ठीक है। तो अगर एक डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं टाइम से तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। वैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो वेलोसिटी है। अब डी आर बाई डी टी है तो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा ये, सो वी वेक्टर बोल दिया, मतलब कल को मैं इसकी जगह पे पुट कर पाऊंगा वी वेक्टर। उसके बाद डीपी बाई डी टी, ये देखो क्या लिखा यहाँ पे, एफ वेक्टर। कैसे लिखा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, फोर्स के बारे में बात की थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था, क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आगे इतना तो मुझे भी याद है, आगे का मुझे भी याद करा दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द मोमेंटम और चेंज इन द मोमेंटम। तो जनरली यहाँ पे बताया था फोर्स के बारे में, तो फोर्स जनरली यही था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही हुआ नहीं है, मोमेंटम का रेट निकाला मतलब टाइम से डिफरेंशिएट करा दिया। सो डीपी बाई डी टी को हम क्या पुट कर सकते हैं, फोर्स पुट कर सकते हैं एज पर द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। 9 का टॉपिक यूज में आ रहा है, तो यही सब बहुत सावधानी के साथ रहना चाहिए हमें। सो हम पुट करेंगे डीपी अपॉन डी टी के जगह पे क्या, एफ पुट कर दिया, प्लस डी आर बाय डी टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, वी वेक्टर, और ये पी वेक्टर मतलब मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर क्या होता है, एम वी होता है, ठीक। ये थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे एम को थोड़ा बाहर ही रखा और ये वी क्रॉस वी को अंदर रहने दिया,
ऐसे यहाँ पे लिखा, ठीक है, एम को बाहर रहने दिया क्योंकि एम एक स्केलर क्वांटिटी क्या करेगा दो वेक्टर्स के बीच में, बेचारा बाहर निकाला, कॉमन ऑमन नहीं है, मल्टीप्लाई सब हो रहे हैं, ठीक है, और v क्रॉस भी यहाँ पे रह गया। अब क्या होगा इनका, अगर v क्रॉस भी है इसका, अगर मैं निकालता हूं मैग्नीट्यूड, तो मैंने ऐसा आपको बताया कि अगर a क्रॉस b है तो हम क्या लिखते थे मैग्नीट्यूड के लिए, ए बी साइन थीटा। वैसे अगर v क्रॉस v है तो हम क्या लिख सकते हैं, v v साइन थीटा। एंगल कितना होगा वैसे, v वेक्टर का v वेक्टर के साथ ही एंगल कितना बनेगा, जीरो रहेगा ना। अगर एक वेक्टर को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, पैरेलल नहीं दिख रहा है आपको, पैरेलल है, एंगल कितना बनेगा, जीरो, मतलब साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, ओवरऑल चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या मिलेगा, मतलब v क्रॉस v की वैल्यू होगी जीरो, और इनटू एम भी होगा जीरो, क्या बचा बस r क्रॉस f। सो हम आगे वही बोलेंगे, ये चीज हो जाएगी जीरो, और dl अपॉन dt की वैल्यू बचेगी यहाँ पे बस r क्रॉस f। और हमें यहाँ पे पता है कि r क्रॉस f ही तो होता है क्या, टॉर्क, टॉर्क का ये था ना, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट वाला रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हमने तो ऐसे ऐसे लिख दिया था, एफ इज इक्वल टू आर एफ, या सॉरी टाउ इज इक्वल टू एफ आर, ऐसा लिख दिया था। बट क्रॉस में ये बस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया था, बट अगर क्रॉस में देखें तो आर क्रॉस एफ वाले फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं टॉर्क, सो डीएल अपॉन डी टी आ रहा है टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे आगे आप क्या कर, अब यहाँ पे क्या क्या ही समझ में आ रहा है कि मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या है, तो यहाँ पे बात आएगी इसकी, कंजर्व तो रहेगा बट कब रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क, मतलब कोई टॉर्क यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, कोई टॉर्क यहाँ पे ना लगे, मतलब यहाँ पे टॉर्क क्या रहे, जीरो रहे। मतलब हमारा ये जो दिख रहा है ना आपको, अभी हमने जो डेराइव किया, ये एक्सप्रेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क को जीरो करना पड़ेगा। अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो डीएल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन डी टी हो जाएगा जीरो। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डिफरेंशिएशन बस कांस्टेंट का ही जीरो होता है, मतलब यहाँ पे एल बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, कंजर्व। आप कुछ भी कर लो, ये अपनी वैल्यू को हमेशा सेम रख रहा है, कांस्टेंट है, कंजर्व, अछूत, ठीक। ऐसे प्रूव, डेरिवेशन किया, यहाँ के फंस गए, फिर याद है अच्छा, एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क नहीं होना चाहिए, टॉर्क को जीरो किया, डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, मतलब जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही क्या है फिर, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कंजर्व। सो हमने प्रूव कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क, और ये प्रिंसिपल को याद रखना है आपको, और ये बिल्कुल एनालॉगस है विद द एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में भी देखो आप कि ये कंजर्व होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम में कंजर्व होता था वैसे ही, तो इसलिए याद रखना है, जैसे लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व होता था वैसे ही आपका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, प्रोवाइडेड कि टॉर्क जीरो रहे। फिर लास्ट डेरिवेशन होगा ये इस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट डेरिवेशन है रोलिंग मोशन का, रोलिंग मोशन। तो सिंपल सा, एक स्लोपी जगह से मैंने कोई चीज को, बॉल को या एक सिलेंडर को छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, रोल करते हुए नीचे की ओर जाएगा। तो इस मोशन के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। पहली बात बहुत खूबसूरत से लिखी हुई है, देखो यहाँ पे दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब इसका जो मूवमेंट है वो दो तरफ का है, दो तरफ का यहाँ पे क्या है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कैसी कैसी है देखो यहाँ, सबसे पहले ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये नीचे की ओर आएगा,
नीचे की ओर आएगा तो वहां पे मैं बोल सकता हूं कि एक तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब स्टेट होता है, सीधे सीधे नीचे आएगा। मूवमेंट अगर सीधा है तो वहां पे मैं क्या बोलता हूँ कि स्ट्रेट मोशन है तो स्ट्रेट काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। एक और चीज है, ये गोल गोल में तो घूम रहा है, तो एक और काइनेटिक एनर्जी हुई, कौन सी वाली? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी। नीचे आ रहा है, जुप, अगर मैं उस गोल गोल को ना देखूं तो जुप से नीचे आएगा, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर गोल गोल घूम के भी तो आ रहा है तो वहां पे तो रोटेशन है, तो कौन सा वाला काइनेटिक एनर्जी होगा? रोटेशनल भी तो होगा। तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी ये बॉडी पे एक्ट हो रहे होंगे, इसके अंदर होंगे, तभी वो रोलिंग मोशन कर रहे हैं। तो याद रखना है, रोलिंग मोशन में दो काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से? ट्रांजिशनल एज वेल एज रोटेशनल। सो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं, मैं सम कर लूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ट्रांजिशनल के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही काइनेटिक एनर्जी को जोड़ूंगा तब जाके मुझे मिलेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो मान लेते हैं अपना जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है, रोलिंग यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम फास्ट हो जा रहा है, जो भी है स्पीड सेम है उसकी। सो वी मान लेते हैं लीनियर स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मतलब देखो, ये भले ही ऐसे गोल घूम के आ रहा है, बट अगर मैं देखूं तो एकदम जुप से नीचे आएगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास है एकदम सेंटर में, इसका मोशन कैसे हो रहा होगा सेंटर ऑफ मास का? भले ये गोल घूम रहा है बट सेंटर ऑफ मास कैसे आ रहा होगा? ऐसे ही आ रहा होगा, सीधा। भले आजू बाजू का सर्कमफ्रेंस घूम रहा है बट सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ है? सेंटर में है। और इसको देखा जाता है एकदम लीनियर मोशन के साथ आ रहा है। तो हमने वही तो बोला है कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो लीनियर मूव कर रही है, तो देयर विल बी अ लीनियर स्पीड, लेट्स से वी, ठीक है। रेडियस ऑफ द बॉडी लेट्स से कैपिटल आर, मतलब ये जो आपको बॉडी दिख रहा है, बॉल हो या सिलेंडर हो, इसका जो रेडियस है मान लेते हैं कैपिटल आर है। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी, घूम भी तो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो वहां पे कोई ना कोई एंगुलर स्पीड भी होगा, लेट्स से ओमेगा है। मास ऑफ द बॉडी लेट्स से कैपिटल है, ठीक है। और कैपिटल के भूले तो नहीं हो, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। मतलब उतने रेडियस पे उसका पूरा मास सिचुएटेड है, बस इतना कुछ और कुछ नहीं। जहां पे आर डालोगे वहां पे के डालोगे बस, और ज्यादा कुछ इसका काम नहीं रहेगा। सो हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी। कैसे? ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी में हम ऐड करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब अपना स्टेट वाला, क्या होता था फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। हाफ एज इट इज मास ऑफ द बॉडी, हमने एज्यूम क्या किया हुआ है? एम किया है, और वी वेलोसिटी हमने वी माना है, सो हाफ एम वी स्क्वायर में लिख दिया काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल वाली, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमने डेराइव किया था, यही था ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद है क्या? हमने बोला था ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालॉगस टू मास, याद है ना कि ओमेगा से एनालॉगस है वी, ये तो कांस्टेंट है, सो आई एम जैसा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास जैसा है। तो याद रखना, ये है आपका ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी और ये है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने लिख दिया दोनों को, दोनों को हम ऐड करेंगे अब, ठीक है। सो ऐड करते हैं, देखो यहां पे। सबसे पहले ऐड जब किया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ही क्या होता है? एम के स्क्वायर। अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो आंख बंद करके लिख दो, आंख बंद करके लिखना ध्यान से, लेकिन दूसरे के पेपर में मत लिख देना। आंख बंद करके लिख रहे हो बट अपने पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। एम के स्क्वायर अब पुट किया कहां पे? इन प्लेस ऑफ आई। इसके बाद ओमेगा की बारी। ओमेगा के लिए रिप्लेसमेंट हम कहां से कर सकते हैं? हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा निकालोगे तो आर यहां शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? v अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा। तो जहां पे ओमेगा वहां पे क्या पुट करोगे आप? v अपॉन आर। तो अगर ओमेगा स्क्वायर तो यहां पे क्या हो जाएगा? v अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। ये सब रिप्लेसमेंट हमने किए। इसके बाद क्या होगा देखो, ये सब पुट करने के बाद आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं? हाफ है दोनों टर्म में, एम भी है कॉमन, ठीक है।
और देखा जाए यहाँ पे v का स्क्वायर, यहाँ पे v का स्क्वायर हो रहा है, सो v स्क्वायर भी आप कॉमन निकाल सकते हो। सो हाफ m v स्क्वायर हमने निकाला यहाँ पे कॉमन। अगर देखो ये टर्म फर्स्ट टर्म में हाफ एम वी स्क्वायर ही है और पूरा का पूरा हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ गया, एम गया, वी स्क्वायर गया, क्या क्या बचा, के स्क्वायर। और अच्छा ये स्क्वायर को इतना मत भेजो, ये स्क्वायर इसका भी तो है, सो के स्क्वायर ऊपर और ये आर का जो स्क्वायर है वो रहेगा नीचे। सो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचेगा सेकेंड टर्म के लिए। तो ये चीज आपको मिलेगी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करेंगे, देखो हम बोलेंगे चलो ये तो हो गया अपना एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी या एक रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो यहां, देखो यहां से यहां तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एस मान लेते हैं, और जो एंगल के साथ ये सरफेस इंक्लाइंड है उसको हम बोल लेते हैं थीटा। और जो हाइट से मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा था वो हाइट मुझे पता है, लेट्स एच पता है। क्या क्या पता है मुझे, मुझे पता है एस, जितना वो डिस्प्लेसमेंट करने वाला है लेट्स से एस मान लेते हैं उसे। एच मुझे पता है हाइट, जितने हाइट पे वो ऑब्जेक्ट इनिशियली था जीरो वेलोसिटी के साथ, और एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से। अगर मान लो मुझे एस पता भी नहीं है, मुझे एस पता करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो मैं अगर थीटा पे लगाता हूं साइन, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या यहां पे एच है, हाइट पता है मुझे, और हाइपोटेनियस यहां पे क्या है, एस। तो अगर मुझे एस निकालना तो एस में वहां भेजूंगा, साइन को यहां भेजूंगा, तो एस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, मुझे पता होना चाहिए हाइट, मुझे पता होना चाहिए एंगल, तो मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट कि कितना डिस्प्लेस करेगा रोलिंग मोशन करते हुए वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हमने वो काम किया यहां पे, वैसे हमने एस निकाला, एस क्या निकाला, जस्ट एच अपॉन साइन थीटा। अब ड्यूरिंग द लीनियर वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू v, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा मेरा जब ऑब्जेक्ट यहां पे था, सो इनिशियली रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, 0 होगी, और फिर बढ़ते बढ़ते यहां पे कुछ v वेलोसिटी मिलेगी एट द एंड ऑफ द जर्नी। सो ये बोला है पहले 0 होगी और लास्ट में v हो जाएगी। इफ a इज द इफ a इज द लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन, अगर a है लीनियर एक्सेलरेशन, तो आप एक लिख सकते हो इक्वेशन जो आपका थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे क्या करो, यू स्क्वायर वहां शिफ्ट करो तो हो जाएगा माइनस, तो 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके आगे क्या कर सकते हैं, देख अब आप क्या करोगे, 2 लिखा मैंने एज इट इज, यहां पे a लिखा मैंने यहां पे एज इट इज, एस की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, हमने निकाला था ना इसकी जगह पे, क्या निकाला था, एच अपॉन साइन थीटा। तो इंस्टेड ऑफ एस हमने क्या लिख दिया यहां पे, एच अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब इस पे ध्यान, जब ये रोलिंग मोशन स्टार्ट होने वाला था, जब ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे था रुका हुआ, अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो क्या इसकी कोई वेलोसिटी होगी, नहीं। अगर वेलोसिटी नहीं है तो क्या इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ये कितनी होगी, 0। मतलब यहां पे अगर जो भी टोटल एनर्जी है वो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज काइनेटिक तो क्या है, 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्या फॉर्मूला होता है, एम जी एच। मास क्या था ऑब्जेक्ट का, कैपिटल एम, जी एज इट इज, और हाइट हमने क्या माना था, एच। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी, इसमें अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऐड करता हूं विच इज 0, तो क्या मिलेगा आपको, mgh ही मिल जाएगा। और दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होता है, टोटल। मतलब इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। कैसे निकाला समझ में आ रहा है, टॉप पे मोशन स्टार्ट होने के पहले
मूवमेंट नहीं था, सो देर इज नो वेलोसिटी, नो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल होगा बिकॉज कोई हाइट पे है, वो निकाला बाय द फॉर्मूला ऑफ एम जी एच। मास है कैपिटल एम, जी एज इट इज, हाइट इज स्मॉल एच। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? टोटल एनर्जी। तो ऐड करो दोनों को, 0 प्लस एमजीएच क्या मिलेगा आपको? एमजीएच मिलेगा। तो इस पोजीशन पे मिला आपको टोटल एनर्जी एमजीएच। अब जब ये नीचे आया और जस्ट ग्राउंड पे रीच करने वाला था, तब की बातें कर लेते हैं। अगर ये ग्राउंड पे जस्ट रीच कर चुका है तो ग्राउंड से हाइट कुछ रहेगी क्या? वो खुद ग्राउंड पे, देखो यहां पे था तो हाइट ग्राउंड से एच थी। अब ये खुद ग्राउंड पे आ चुका है तो देयर इज नो हाइट, कोई गैप नहीं है उसके और ग्राउंड के बीच में। तो एच कितना रहेगा यहाँ पे? 0। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में एमजीएच में एच अगर 0 पुट करता हूं तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा 0। बट कोई ना कोई स्पीड से वो नीचे की ओर टच हो रहा होगा, तो देयर इज सम वेलोसिटी, और वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर। मास क्या है ऑब्जेक्ट का? एम, एम है, ठीक है। और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी होगा, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इतना कुछ कर क्यों रहा हूं? ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर आया तो मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, ठीक है। बट शायद मैं भूल गया कि जब ये नीचे की ओर आया और जो काइनेटिक एनर्जी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं वो ये इनफ नहीं होगा। यहां पे आपको होना मिलना चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग प्लस ट्रांजेक्शनल, याद है आपको? काइनेटिक में दोनों होगा बिकॉज वो घूम भी रहा था, वो सीधे भी सेंटर मास जा रहा था। सो दोनों जो हमने निकाला था, याद है आपको क्या निकाला था? ये निकाला था, ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इतना कर ही क्यों रहा हूं? ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल है 0, काइनेटिक है ये, दोनों जोड़ा तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। ये आपकी टोटल एनर्जी किस पोजीशन पे? इस पोजीशन। मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व्ड होती है ना, हमेशा क्या होती है? सेम होती है, चाहे वो यहां हो या यहां हो। अच्छा, यहां पे क्या एनर्जी थी आपकी? एमजीएच। और नीचे आते हुए क्या एनर्जी आपको मिली? ये मिली। मतलब दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर। इतना समझ में आया? टॉप पोजीशन पे और बॉटम पोजीशन पे निकाला मैंने टोटल एनर्जी, कंजर्व्ड होती है हमेशा, सो दोनों इक्वल है। अब कैपिटल एम कैंसिल, उसके आगे फिर जी एच इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बच रहा है। मैं इंटरेस्टेड हूं वी स्क्वायर के लिए बिकॉज मुझे वी स्क्वायर ही पुट करना है। कौन से इक्वेशन में, याद है? ये इक्वेशन में देखो, वी स्क्वायर की जगह मुझे वैल्यू पुट कर, नहीं याद है? ये इक्वेशन याद है? थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा था, ओके ठीक है। ये इक्वेशन याद है? इसके बाद दिख रहा है आपको? ठीक। इसमें मैंने क्या कर दिया था, मैंने ये जो आपका 2a लिखा था एज इट इज, फिर इसके जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया था? ये h अपॉन साइन थीटा। अब वी स्क्वायर की बारी, तो उसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं कि अब इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखोगे, आफ्टर कैंसलिंग m, वी स्क्वायर आपको यहां दिख रहा है, वी स्क्वायर यहां रहने दो, बाकी सबको वहां भेजो। जैसे यहां पे 2 है, नीचे यहां गया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये ब्रैकेट है साथ में मल्टीप्लाई में, यहां भेजो तो क्या हो जाएगा? इसको काटता हूं, यहां पे लिखता हूं 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 2gh के नीचे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की ये वैल्यू जो मिली है, इसको मैं पुट करूंगा वहां पे, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। कहां चला गया मैं ही भूल गया। हाँ, ठीक है, यहां पे पुट किया हमने वी स्क्वायर की जगह पे 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या था अपना, याद है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे इनिशियली तो जीरो था ना वेलोसिटी, तो यू स्क्वायर यू जीरो यू स्क्वायर में क्या होगा? जीरो। मतलब ये टर्म तो गायब हो। इसके बाद आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या करेंगे? कुछ कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कैंसिल? 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, एच और एच कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ए यहाँ पे निकाल देंगे हम आराम से, साइन को वहां भेजेंगे तो साइन थीटा यहाँ पे जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और a इज इक्वल टू आपको मिलेगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? a है वो लीनियर एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, वो एक्सेलरेशन निकालने का ये फॉर्मूला है आपका g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन भी याद रखो, इक्वेशन भी याद रखो। और डेरिवेशन तरह से हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका था टोटल काइनेटिक एनर्जी का, बट ए निकालने के लिए हमने ये आगे का काम किया। हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से हमने रीअरेंज किया, एस पुट किया, वी स्क्वायर के लिए हमने टोटल एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज किया कि टॉप पे और बॉटम पे ये सेम रहेगा, और वहां से वी स्क्वायर निकाल के पुट किया, यू तो जीरो होगा, कैंसल आउट करके यहाँ पे ये निकल। तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो पार्टिकल का अगर आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थीटा, रेडियस ऑफ गायरेशन के एंड रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर। ठीक है, सो ये है आपका रोलिंग मोशन वाला डेरिवेशन जो लास्ट था महाराष्ट्र बोर्ड। फिर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, शुभ रहता है ना, आखिरी में ये कर लो तो चीजें फिर अच्छी हो जाती। फिजिक्स पढ़ना ना, बिना न्यूमेरिकल के कोई चीज शुभ नहीं हो सकती। सो न्यूमेरिकल देखो आसान सा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 किलोग्राम, मास है स्फीयर का 1 किलोग्राम, रोल कर रहा है ऑन अ टेबल। रोल कर रहा है मतलब, रोल मतलब स्लोपी वाली जगह है, और जैसे हमने अभी डेरिवेशन देखा उसकी बात हो रही है, रोलिंग मोशन की बात हो रही है। और उसका जो लीनियर स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब किसकी बात होगी? v की बात। टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब, हाँ बाकी फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, वहां से जाओ बेटर रहेगा। फॉर्मूला याद है आपको, 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करना है हमें बस यहाँ पे, हाफ एज इट इज, मास आपको गिवन है कितना? 1 किलोग्राम, वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 एज इट इज। इसके बाद यहां पे अगर हम बात करें टोटल एनर्जी के बारे में निकालना था, ओके यहाँ पे एक चीज और आई थिंक ना इसमें मिसिंग है, क्वेश्चन में मिसिंग है, आई थिंक पूरा आया नहीं यहाँ पे क्वेश्चन। सो ये जो रेशियो है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मिसिंग नहीं है, कंप्लीट है बराबर। सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के बारे में कुछ पढ़ा था ऐसा कुछ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 एम आर स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप यहां पे देखो ध्यान से, सो अगर मैं ये रेशो की बात करूं तो रेशो कैसे निकल सकता है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/5 बोला है, ऐसा कैसे? क्योंकि अगर मैं यहां पे 2/5 की जगह पे अगर मैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पुट करूंगा, ये टर्म अपना एज इट इज एम आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा? एम के स्क्वायर। एम के स्क्वायर ही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन होता है एम के स्क्वायर, और उसको होने के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/5 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? कैसे सॉल्व करोगे? देखो सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m 2/5 एम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक पार्टिकल का, हर एक चीज का, अगर रेट्स ऑफ गायरेशन के हिसाब से बात करूंगा तो क्या होता है? एम के स्क्वायर होता है। सो इनको बस इक्वेट करेंगे, एम और एम कैंसर, ठीक है, आर स्क्वायर यहां भेजेंगे तो क्या होगा? डिवाइड में, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे? 2/5। ठीक है, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमने यहाँ पे क्यों ढूंढा? बिकॉज यहां लगेगा अपने ब्रैकेट, तो ये चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, मुझे क्वेश्चन गलत है, बट नहीं, ये चीज हम ऐसे निकाल सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला और रेडियस ऑफ गायरेशन के डेफिनेशन के हिसाब से, कंपैरिजन
और ये रेशो निकाला हमने जो अपने को चाहिए, और यहाँ पे हम पुट कर पाएंगे आराम से फिर 2/5। सो पुट क्या है यहाँ पे 2/5, फिर इजी कैलकुलेशन है आगे, है ना। 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जो भी डिनोमीटर सेम करो, 7/5 आएगा। फिर यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ 2 1 2 इंटू 7/5, 14/5 विच विल बी 2.8 जूल, बिकॉज ये आप क्या निकाल रहे थे, एनर्जी। सो ये किस में रहेगा, जूल। सो ये है अपना फाइनल आंसर, ठीक है। सो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, बट क्वेश्चंस नहीं। नेक्स्ट लेक्चर हम सीटी के क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, और ट्राई करूंगा कि हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस है मैं बता पाऊं, हर एक फॉर्मूले का यूज कर पाऊं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डाउट रहे तो कमेंट में पूछना भी। बाकी पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, खुश रहो, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है, खुश रहना ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं तो रहता हूँ। बाकी का नहीं पता जो सामने बैठा है। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।